हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर आनंद पाटिल, मानसोपचार तज्ञ, आज आपसे पैनिक डिसऑर्डर इस विषय पर बात करने वाला हूँ। पैनिक डिसऑर्डर ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं? पैनिक अटैक्स ओवरवेलमिंग एंजाइटी मतलब एक्सट्रीम एंजाइटी के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे सीने की धड़कन तेज हो जाती है, सांस फूलने लगती है, ऐसा लगता है कि कहीं सांस बंद ना हो जाए, हाथों पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है, शरीर में झुंझुनाहट होने लगती है, चक्कर आने लगती है और उस समय पे ऐसे लगने लगता है जैसे अभी मुझे कुछ हो जाएगा, कहीं मेरी जान तो नहीं निकल जाएगी, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं मुझे पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा एक्सट्रीम इंटेंसिटी से जब एंजाइटी सिम्टम्स आते हैं तो उसे पैनिक अटैक कहते हैं। तो ये पैनिक अटैक यूजुअली कुछ मिनटों के लिए रहता है, जैसे टिपिकली 5 to 10 मिनट्स या 15 to 20 मिनट्स तक ये हाई इंटेंसिटी तक एंजाइटी सिम्टम्स रहते हैं और बाद में वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन ये जो अनुभव है ये इतना डरावना होता है कि पैनिक अटैक आने का डर पेशेंट के मन में बैठ जाता है। तो अगर जिस दिन पैनिक अटैक नहीं भी हो, एंजाइटी नहीं भी हो, तो पेशेंट को लगने लगता है कि आज तो मेरा दिन ठीक है, लेकिन अगर मुझे पैनिक अटैक आया तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी। तो ये एंटिसिपेटरी एंजाइटी ऑफ हैविंग ए पैनिक अटैक, ये भी एक तकलीफ वाला सिम्टम होता है। और जब आप एंटिसिपेट करते हैं तो वैसे होने लग जाता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो बहुत सजेस्टेबल है। जिस टाइप के हम विचार एंटरटेन करते हैं, मन में लाते हैं, वैसे सिम्टम्स होने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके किसी पहचान के आदमी को अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो कभी कभी आदमी के मन में ऐसा विचार आने लगता है कि अरे वो तो मेरे उम्र का ही था, उसे हार्ट अटैक आ गया, तो किसी को भी आ सकता है। तो ऐसे विचार आने के बाद में जिसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है उसको भी चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, तो इसे नॉन कार्डियक चेस्ट पेन कहते हैं। तो ये चेस्ट पेन जो है ये एक मनोकायिक समस्या है। जब उसके सब टेस्ट करेंगे, ईसीजी निकालेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे और बाकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं। तो इसे कार्डियक न्यूरोसिस कहते हैं। न्यूरोसिस मतलब एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं। और कार्डियक क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि उसमें हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स रहते हैं, जैसे सीने की धड़कन तेज हो जाना, पल्पिटेशंस जिसको बोलते हैं। तो ये जो पैनिक अटैक्स होते हैं ये पेशेंट को बहुत बेचैन करते हैं, उसके रोज के जीवन में उसका असर पड़ने लगता है। जब पैनिक अटैक आता है तो कोई काम सूझता नहीं है, सब काम बाजू में छोड़ के बैठना पड़ता है। कुछ लोगों को थोड़ा बाहर जाने के बाद, खुली हवा में जाने के बाद उनको राहत मिलती है। तो अगर बार बार आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली मानसोपचार तज्ञ की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और ये जो ट्रीटमेंट है इसमें दो चीज़ों का समावेश है। एक है दवाइयाँ और दूसरी है साइकोथेरेपी मतलब काउंसलिंग। तो दवाइयों में एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंजाइटी एजेंट्स हम लोग देते हैं। और अक्सर लोगों का ऐसा मन में डर रहता है कि ये एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी एंजाइटी एजेंट्स जो है ये अगर एक बार शुरू कर दिए तो फिर वो ज़्यादा दिन तक लेने पड़ेंगे, अगर वो कहीं लाइफ लॉन्ग तो नहीं लेना पड़ेगा, कहीं इसकी आदत तो नहीं लग जाएगी, कहीं ये नींद की गोलियां तो नहीं होती है। तो इस तरह से अलग अलग कंसर्न्स लोगों के मन में रहते हैं, इसीलिए लोग ये लेना टालते रहते हैं। लेकिन ये जो डिसीजन है दवाइयाँ टालने का वो कुछ गलत फहमियों की वजह से है। तो ऐसा नहीं होता है। अभी मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की हुई है, इतने अलग अलग अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं कि बिना नींद के, बिना सुस्ती के, बिना आदत लगने के भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आपके मन में जो गलत फहमियाँ हैं उनको बाजू में रखिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू कीजिए। और काउंसलिंग साइकोथेरेपी में क्या होता है? तो काउंसलिंग में हम लोग
ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे कौन से विचार हैं जिसके वजह से आप ज़्यादा घबराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैनिक अटैक आया, बहुत एंग्जाइटी घबराहट हो रही है आपको, तो आपके मन में ऑटोमेटिक थॉट्स आने लगते हैं। जो ऑटोमेटिक थॉट्स है वो किस तरह के होते हैं कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे वाइफ का क्या होगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर सब लोग डिपेंड हो रहे हैं, तो उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो ऐसे इमेजिनरी थॉट्स जो है वो आने लगते हैं, और ऐसे इमेजिनरी थॉट्स के वजह से आदमी और घबरा जाता है, और वो पैनिक अटैक जो है वो और इंटेंस हो जाता है। अगर वो एंग्जाइटी और बढ़ जाती है, घबराहट और बढ़ जाती है, तो पेशेंट को और यकीन होने लगता है कि मुझे ज़रूर कुछ हो रहा है। तो इस तरह से ये एक दुष्ट चक्र है, इट्स ए विशियस साइकिल, कि एंग्जाइटी की वजह से विचार बढ़ते हैं, और विचार बढ़ने की वजह से एंग्जाइटी बढ़ती है, और इस तरह से पेशेंट को और तकलीफ होने लगती है। तो ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स है, तो अगर इसको हम लोग टैकल कर सकें, इसको अगर हम बदल सकें, तो ये विशियस साइकिल जो है, जो दुष्ट चक्र है, उसको हम तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ऐसा विचार आता है कि अभी मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेरे जान को अभी खतरा है, कहीं मेरी सांस रुक तो नहीं जाएगी, कहीं मुझे पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगा, तो अगर उस समय पे अगर आप इस तरह से समझाएं अपने आप को कि पिछली बार मुझे ऐसा हुआ था, तो ये जो सिम्टम्स हैं वो 10-15 मिनट के बाद में कम हो गए थे, और मुझे ना कोई अटैक आया था, ना मेरी जान को कोई खतरा हुआ था, ना मुझे कहीं एडमिट करना पड़ा था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिम्टम्स है ये जानलेवा नहीं है। इस तरह से अगर आप अपने आप को उस समय पे समझाएंगे तो आपकी घबराहट कम होने लगेगी। घबराहट कम होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका डर भी दूर हो जाएगा, और आप उस टाइप के जो थॉट्स हैं कि अभी मुझे कुछ होने वाला है, उससे आप दूर हो जाएंगे, और उससे दूर होने की वजह से विचार कम होंगे, विचार कम होने की वजह से घबराहट कम होगी। तो इस तरह से आप उस एंग्जाइटी के अटैक से रिकवर हो जाएंगे। तो अपने आप को समझाने का स्किल जो है, तरीका जो है, वो सीखना ज़रूरी है, और ये काउंसलिंग प्रोसेसेस में हम लोग सिखाते हैं। तो बहुत सारे हमारे बिलीफ सिस्टम रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अपनी कुछ धारणाएं बना लेते हैं। तो वो धारणाएं जो है वो कभी कभी रैशनल होती है, कभी कभी इरैशनल होती है। तो अगर कोई इरैशनल धारणाएं, अवास्तविक धारणाएं अगर हमने मन में पाल रखी है, तो उसके वजह से हमें इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इरैशनल धारणाओं का एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि मुझे हर चीज़ में परफेक्शन के लिए कोशिश करना चाहिए। तो ये बहुत आइडियलिस्टिक विचार है। जैसे स्टूडेंट्स भी हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मुझे मार्क्स मिलने ही चाहिए, नहीं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता आगे। अब एग्ज़ाम्स पास में आए हैं, 10th की 12th के एग्ज़ाम्स पास में हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बहुत एंग्जाइटी हो रही है, पेरेंट्स को एंग्जाइटी हो रही है कि अगर मेरे बच्चे को अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो उसके फ्यूचर का क्या होगा। तो ऐसा एक्सट्रीम वेज ऑफ थिंकिंग वो लोग करते हैं। तो ये जो आइडियलिस्टिक थॉट है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ तो मैं तरक्की नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो इसको एग्जामिन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस दुनिया में क्या परफेक्ट है, कौन परफेक्ट है, अगर हम एग्जामिन करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सभी चीज़ों में कुछ अच्छी बातें होती है और कुछ वीकनेसेस रहती है, कुछ खामियां रहती है। तो यहाँ पे परफेक्ट कोई नहीं है। हाँ, आप बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते रहे तो उससे आप पहले से आप अपने वीकनेसेस कम कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स पर काम करके उनको बढ़ा सकते हैं। तो दैट इज प्रोग्रेस। तो
being progressive is a good goal. Trying to be perfect is a very difficult goal. और उसमें क्या होता है कि अगर आप वो कर नहीं पाते हैं तो आप डिस्करेज हो जाते हैं, तो अपने आप को नेगेटिव फीडबैक मिलता है, अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, और उसकी वजह से आपका मनोबल और भी कम हो जाता है. सो परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप परफेक्ट नहीं भी है तो भी चलेगा. यू आर ए ह्यूमन बीइंग. इट इज़ ओके टू मेक ए फ्यू मिस्टेक्स. इट इज़ नाइस दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, है ना. तो हमने देखा है कि हम जब बहुत अच्छा करते हैं तो हमारी तरक्की होती है, हमें खुशी होती है, और हम लोग उस अनुभव से भी कुछ सीखते हैं. लेकिन जब हम गलतियां करते हैं, जब हम उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसमें से हम ज़्यादा सीखते हैं, और वैसे उस अनुभव की वजह से आगे आने वाली ज़िंदगी में हो सकता है बड़ी गलतियां टल सके. तो अगर गलतियां भी हो रही है तो अपने आप को इतना कोसिए मत. ये भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है. ऐसा सोचकर आप उसमें से सीखें और आगे बढ़ें. सो कहते हैं ना, टू अर्र इज ह्यूमन, है ना, टू फॉरगिव इज डिवाइन. तो पहले अपने आप को माफ करना सीखें और लोगों को माफ करना सीखें. तो बी काइंड टू योर सेल्फ, बी लीनियंट विथ योर सेल्फ, बी फॉरगिविंग ऑफ योर सेल्फ. एट द सेम टाइम कीप टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स फॉर योर प्रोग्रेस. तो ये जो आइडियलिस्टिक बिलीफ सिस्टम है, जैसे मुझे परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है रैशनल बिलीफ में, तो उसको कैसे करें? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई नीड टू बी परफेक्ट टू सक्सीड इन लाइफ, वी कैन से दैट आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग थिंग्स इन ए बेटर वे देन बिफोर. That is my progress, and I shall keep doing the needful. I shall keep taking steps to do things in a better way than before. So being progressive is a good goal to have. I don't need to be perfect. I don't need to take the stress of being perfect. So reframe करना है अपने beliefs को, अपने thoughts को, जिसकी वजह से stress कम होता है और anxiety कम हो जाती है. Right? तो ऐसे अलग अलग belief systems हैं हमारे हर एरिया ऑफ लाइफ के बारे में. तो बिलीफ सिस्टम्स लव के बारे में भी होती है, बिलीफ सिस्टम्स जस्टिस के बारे में होती है, मैन एंड वुमन के बारे में होती है, रिलेशनशिप्स के बारे में होती है, पेरेंटिंग के बारे में होती है, इकोनॉमी के बारे में होती है. सो बहुत सारे हर विषय के बारे में हमारे कुछ ना कुछ बिलीफ्स रहते हैं. तो उसको एग्जामिन करके देखना है. एक सिंपल हिंट मैं आपको देता हूं कि अगर आपको किसी भी वजह से, किसी विषय के वजह से अगर आपको तकलीफ हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको ये एग्जामिन करके देखना चाहिए. ये क्लू है, आपको हिंट मिल रही है कि मुझे एग्जामिन करके देखना चाहिए कि मेरे विचारों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इर्रेशनल है. मेरे बिलीफ सिस्टम को एग्जामिन करके देखना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इरेशनल है मेरे बिलीफ सिस्टम्स के बारे में. तो आप जब परेशान हैं तो ये क्लू है आपको टू गो डीप इनसाइड, इंट्रोस्पेक्ट, कॉन्टेम्पलेट एंड फाइंड आउट एंड करेक्ट द इरेशनल पार्ट ऑफ योर थॉट्स एंड बिलीफ सिस्टम्स. तो ये जो प्रोसेस है, ये साइकोथेरेपी में, काउंसलिंग में हम लोग फैसिलिटेट करते हैं. तो ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन एंड काउंसलिंग सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देते हैं. तो अपने मन में जो दवाइयों के बारे में जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं, जो गलतफहमियां हैं, उनको बाजू में रखिए, और जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए. हो सकता है आपकी गलतफहमियां दूर हो जाए और आप सही स्टेप्स लें. बहुत सारे लोग जो है वो गलतफहमियों की वजह से ट्रीटमेंट लेने में देर कर देते हैं, और जो बीमारी है वो पुरानी हो जाती है, वो जड़ पकड़ लेती है, और इवेंचुअली उनको ज़्यादा दिन तक दवाई लेनी पड़ती है. अगर उन्होंने जल्दी दवा ली होती तो वो हो सकता है उनकी ट्रीटमेंट भी जल्दी बंद हो जाती. सो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन पैनिक डिसऑर्डर के बारे में और उसे कैसे हैंडल करना है.
तो ऐसे ही हम लोग चर्चाएं करते रहेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। ये जो वीडियोस है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। सो हैव ए ग्रेट डे, सी यू लेटर।